जानकारी सामने आ रही है जहां यरूशलेम के अल अक्सा मस्जिद पर ताला लगा हुआ है और मस्जिद को जंग शुरू होते ही नमाज के लिए बंद कर दिया गया था और अब तक इसे दोबारा नहीं खोला गया है। वॉर जोन से न्यूज 18 इंडिया के एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं कि दुनिया में अहम धार्मिक स्थलों में से एक मानी जाने वाली ये मस्जिद जहां इबादत पूरी तरह से रुक गई है, कैसे वहां के हालात हैं, आसपास की गलियों में कैसे सन्नाटा पसरा हुआ है। ईरान और इसराइल के दरमियान युद्ध जारी है। इसी बीच न्यूज 18 इंडिया की टीम पहुंची है यरूशलेम में मस्जिद अक्सा के करीब। ये आप देख सकते हैं विजुअल्स में, ये मस्जिद अक्सा का एरिया है और डोम ऑफ द रॉक भी यहाँ से दिखाई दे रहा है और साथ ही दूसरे साइड से वेस्टर्न वॉल भी यहाँ पर है। तो फिलहाल ये जो मस्जिद अक्सा है यहाँ पे फिलहाल नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। जब से युद्ध शुरू हुआ तब से मस्जिद अक्सा का पूरा अहाता जो है उसको बंद कर दिया गया। हालांकि रमज़ान का पवित्र महीना चल रहा है लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे लोगों को नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं दी जा रही है युद्ध के कारण। और साथ ही हम देख रहे हैं कि जहाँ एक तरफ से यूएस और इसराइली फोर्सेस लगातार ईरान पर हमले कर रहे हैं और दूसरी तरफ से इसराइली फोर्सेस लेबनान में भी एयर स्ट्राइक्स कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ से ईरान डट के मुकाबला कर रहा है यूएस और इसराइली फोर्सेस का। शायद यूएस को लग रहा था कि एक हफ्ते के अंदर जो है वो रिजीम चेंज करने में कामयाब हो जाएंगे ईरान में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि ईरान की तरफ से लगातार जोरदार अटैक किए जा रहे हैं। रात भर जो है अटैक्स का सिलसिला यहाँ इसराइल में जारी रहा। लगातार बैलिस्टिक मिसाइल्स जो है वो ईरान की तरफ से दागे जा रहे हैं, जेरूसलम पर भी, टेल अवीव पर भी, हाइफा पर भी, और दूसरी तरफ से हिजबुल्लाह की तरफ से भी अटैक किए जा रहे हैं नॉर्थ इसराइल पर। तो युद्ध लगातार जारी है। ऐसा लगता है कि बातचीत के लिए कोई रास्ता अभी बचा नहीं है, क्योंकि ईरान ने साफ कर दिया है कि वो बातचीत का कोई रास्ता अभी अपनाना नहीं चाहते हैं और वो इस युद्ध के लिए तैयार है। ईरान का कहना है कि उनके पास मिसाइल भी काफ़ी हैं और ड्रोन भी काफ़ी हैं। जिस तरीके से मिसाइल अटैक लगातार हो रहे हैं उसका मतलब है कि अभी ईरान पूरी ताकत के साथ ये युद्ध लड़ रहा है। और ईरान ने साफ कर दिया है कि जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी अटैक्स का सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक वहाँ से यूएस फोर्सेस की बेसिस को बंद नहीं किया जाएगा। तो ये युद्ध अब लगातार बढ़ता ही जा रहा है, चरम पर पहुंचता जा रहा है। और इस बीच दानवीर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये युद्ध यदि आगे बढ़ता है, हालांकि यूएई की तरफ से मिलिट्री एक्शन की बात की जा रही है, निंदा की जा रही है, लेकिन आपसे समझना चाहूंगी जैसे ईरान के पास सैन्य क्षमता है, चाहे शाहेद ड्रोन्स हो गए, रॉकेट्स हो गई, बैलिस्टिक मिसाइल्स हो गई, क्या यूएई को टक्कर देने के लिए, ईरान को टक्कर देने के लिए यूएई के पास में ऐसी कोई भी क्षमता या फिर कौन से ड्रोन्स, हथियार ऑलरेडी मौजूद हैं जिसमें वो पूरी तरीके से इस जंग में उतर सके? देखिए, पूरे अरब वर्ल्ड के अंदर बात करें तो इनके पास में F-15s हैं, F-35s हैं, कुछ एयरक्राफ्ट हैं जरूर, पेट्रियट मिसाइल्स हैं, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। तो कितना प्रभावी ये डिफेंस सिस्टम रहा है ये हम सबको पता है। हमने देख ही लिया यूएई में क्या हाल हुआ, सऊदी अरेबिया में क्या हाल हो रहा है। और जहाँ तक इनके फाइटर एयरक्राफ्ट का सवाल है, वो जैसा मैं आपसे बात भी कर रहा था कि बाल्टी के अंदर एक मग पानी और डाल दें, बस इतना फर्क पड़ेगा, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये भारत के लिए क्या कहता है? अगर एयर डिफेंस सिस्टम की बात की जाए, इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम लगभग नाकाम होते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, और बराक 8 जैसे भारत के पास में भी एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल से ही लिए हुए हैं। जी हाँ, बिल्कुल। तो कहने का इसमें ये निकल के आता है कि कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम चाहे कितना ही मॉडर्न ना हो, वो फुल प्रूफ नहीं है, ये चीज निकल के आती है। और ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल नाकाम हो गया है आयरन डोम, फुल प्रूफ नहीं है। और अगर ईरान को कंट्रोल करना है तो वहां पे बूट्स ऑन ग्राउंड लाने पड़ेंगे। क्या अमेरिका लाएगा? क्या अरबी मुल्क में वो काबिलियत, सलाहियत है कि वो ऐसा करे? मेरे को नहीं लगता कि निनाद जी, इस बीच जानकारी सामने आई कि यूएई के विदेश मंत्री से भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की बातचीत हुई है। सबसे बड़ा मुद्दा अब इस बीच में यह है कि यदि यूएई पूरी तरीके से इस जंग में उतरता है तो वहां फंसे 1 करोड़ भारतीय प्रवासी, उनकी सुरक्षा का क्या, वो कैसे सुनिश्चित की जा सकती है? और इस बातचीत में क्या भारत को अब यूएई पर भी दबाव डालना चाहिए? क्या रणनीति, क्या कूटनीति हो सकती है? देखिए, हमारे 1 करोड़ लोग वहाँ अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। हमारे लिए उनकी सेफ्टी बहुत जरूरी है। जैसे आपने कहा, हमारा प्रयास यही रहेगा कि यूएई, तो सऊदी अरेबिया, कुवैत एक नया फ्रंट ना खोले, और इसीलिए जितनी कूटनीति हम कर सकेंगे हम करेंगे। लेकिन अगर वॉर होता है तो हमने पहले भी बहुत हीरोइकली हमारे लोगों को वहां से निकाला था। हम दोनों तरफ से बात करते हैं, ईरान से भी बात करते हैं,
सऊदी अरेबिया से भी बात करते हैं, यूएई से भी बात करते हैं, और अगर जरूरत पड़ी तो हमारी एक्सपीडिशनरी कैपेसिटी है कि हम काफी लोगों को वहां से शिप और एयरक्राफ्ट से निकाल पाए। पर इस वक्त सबसे बड़ी बात जो इंडिया चाहेगा और इंडिया अपनी तरफ से कोशिश करेगा वो ये होगा कि इस युद्ध का दायरा ना बढ़े, और इसके लिए ईरान पे प्रेशर डाला जाए, और इंडिया भी अपनी तरफ से प्रेशर डालेगा। मेरे को लगता है कि इंडिया की सबसे बड़ी प्रायोरिटी होगी कि ये युद्ध का दायरा अब एनर्जी वॉर में ना बदले। बिल्कुल, और ऐसे में ये दायरा ना बढ़े इसके लिए क्या कूटनीति होनी चाहिए, ये तो एक तरफ है भारत का से, और दूसरी तरफ इसमें चीन और रशिया का क्या इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन इस बीच बड़ी जानकारी एक बार फिर सामने आ रही है, जहां गैस फील्ड पर हुए हमले के बाद ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने अमेरिका और इजराइल के साथ में खाड़ी देशों को सीधी धमकी दे दी है। मुस्तफा खामनेई ने कहा कि अली लारीजानी की मौत का बदला जरूर लिया जाएगा। उन्होंने साफ कर दिया कि इस घटना के जिम्मेदार अपराधियों को जल्द ही सजा दी जाएगी। तो मुस्तफा खामनेई अब चुप बैठने वाले नहीं हैं, उन्होंने ये साफ कर दिया है। और नए सुप्रीम लीडर ने अमेरिका और इजराइल के साथ अब खाड़ी देशों को भी सीधी धमकी दे दी है। और ये सीधी धमकी का दानवीर जी क्या मायना, क्या मतलब निकाला जाए? खाड़ी देश नाराज हैं ही, खफा हैं ही, और काफी गुस्से में भी हैं। अब ईरान भी पीछे हटने वाला नहीं है, मुस्तफा खामनेई ने भी यह साफ कर दिया है। इसके क्या मायने निकाले जाए? शांति वार्ता कहां से हो पाएगी? देखिए, ईरान को समझने के लिए कि ईरान कैसे रिएक्ट करेगा, क्या उसका तौर तरीका होगा, उसको समझने के लिए आपको हमास और हिजबुल्लाह को समझना होगा। क्योंकि हमास और हिजबुल्लाह ने एक छोटा दर्शन दिया है कि ईरानी स्ट्रेटजी कैसे होती है, ईरानी सोचते कैसे हैं। ईरानी, मेरा कहने का मतलब है कि ये मुल्ला रेजीम जिसको हम बोलते हैं, तो वहाँ पर किस तरीके से वो प्लेबुक चली थी उसको आप देख लीजिए। उसी को आप ईरान की प्रेजेंट जो डिस्पेंसेशन है उसके ऊपर अप्लाई कर दें तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये कहानी जो है वो इतनी आसानी से सॉल्व नहीं होगी, ये चीज़ चलेगी और बहुत ही ब्रेव फेस रखा जाएगा। इस तरीके की धमकियाँ दी जाएंगी, लेकिन उन धमकियों से सब कुछ तबाह हो जाएगा वेस्ट एशिया में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और अल्टीमेटली द पावरफुल विल प्रिवेल। तो पावर और किसके पास है? इकोनॉमिक पावर और मिलिट्री पावर अभी वेस्ट एशिया में अरब वर्ल्ड के पास में है, इजराइल के पास में है और अमेरिका के पास में। ठीक है, मैं लौट रही हूँ, जानकारी सामने आ रही है ईरान का इजराइल पर इस बीच ताबड़तोड़ अटैक देखा गया। इजराइल के लाचीश इलाके को इस दौरान निशाना बनाया गया और कई इमारतों को नुकसान की भी खबर सामने आई है। निनाद जी, ये जो हमला है ये रुकने वाला नहीं है, ये अभी खत्म होने वाला नहीं है। दूसरी तरफ शांति वार्ता अगर बात की जाए, जब शुरुआत ही हुई थी तो ईरान की तरफ से कुछ शर्तें रखी गई, ट्रंप ने कहा हम नहीं मानेंगे। अब खाड़ी देशों की तरफ से भी जब जंग की बात की जा रही है तो क्या डोनाल्ड ट्रंप पीछे हटते हुए नजर आएंगे? क्या उनकी तरफ से शांति वार्ता का प्रयास किया जाएगा? क्योंकि अभी तक जो भी प्रयास हुए हैं वो सब नाकामयाब साबित हुए हैं। देखिए, जब भी हम किसी पे अटैक करते हैं तो एक वॉर गेमिंग की जाती है कि क्या रिएक्शन आएगा दूसरी साइड का। इसको गेम थियरी में देखा जाता है, और हर वॉर गेम में ये आया था कि ईरान के पास क्षमता है कि वो चारों तरफ के जो ऑयल और गैस फील्ड है उस पर अटैक करे, और ये होगा ही होगा, ये पहले से ही पता था। तो मेरे को लगता है कि वेनेजुएला के बाद थोड़ा नशे में चूर हो गए ट्रंप, और उन्होंने एक मिसकैलकुलेशन करी कि ईरान इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं करेगा, और उसका खामियाजा हम भर रहे हैं। मुझको लगता है कि वेपन और ताकत ईरान अमेरिका के पास है, वक्त ईरान के पास है। क्या ताकत जीतती है या ईरान का वक्त जीतता है, ये डिसाइड करेगा आने वाले 2 हफ्ते में ये वॉर कहां जाती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया निनाद सेठ जी, दानवीर सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में, ये तमाम जानकारी हम तक हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।